गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं बेल्जियम की साझेदारी से। पिछली कक्षा में हमने बेल्जियम की जातीय बनावट और श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने जाना था किस प्रकार जो है सत्ता के लिए श्रीलंका के अंदर संघर्ष हुआ। अब वैसी ही स्थिति बेल्जियम में थी। अब हम यहाँ देखेंगे कि बेल्जियम के नेताओं ने किस प्रकार अपने आप को निपटाया। तो बेल्जियम की जो समझदारी थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। समझदारी इसलिए कह रहे हैं हम यहाँ बेल्जियम की, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जातीय तनाव उभरा, हजारों की संख्या के अंदर लोग मारे गए, गृह युद्ध हुआ। इससे देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर पर बहुत नुकसान पहुँचाया। लेकिन श्रीलंका के लोगों से जो है उन्होंने एक, हम कह सकते हैं कि एक मोटिव ले लिया, अभिप्रेरणा ले ली वहाँ से, या हम कह सकते हैं एक लेसन टीच कर लिया उन्होंने वहाँ से। उपदेश भी हम कह सकते हैं कि बेल्जियम की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसी कारण जो है वहाँ की जो जातीय बनावट हमने आपको बताई थी कि कितने प्रतिशत डच लोग रहते थे, फ्रेंच बोलने वाले रहते थे, और इसके अलावा जो है वहाँ पर और अन्य विभिन्न धर्मों के लोग भी वहाँ पर रहते थे, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, अपनी क्षेत्रीय जो अंतर था और सांस्कृतिक जो विविधता थी उसको स्वीकार किया। और इसी वजह से उन्होंने 1970 से लेकर के 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। कई बार आ जाता है यह प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम की सरकार ने 1970 से 1993 के बीच अपने जो संविधान है उसके अंदर कितनी बार संशोधन किए? 4 बार किए। और वो सिर्फ इसीलिए किए गए थे भी किसी भी व्यक्ति को जो बेल्जियम में रहता है उसे बेगानेपन का एहसास ना हो और सारे लोग मिलजुल कर रहे। और उन्हें इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है और कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए बेल्जियम के मॉडल की विश्व के अंदर हर जगह चर्चा की जाती है। तो उसके मॉडल की जो खास बात थी उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहली जो खास बात थी वो क्या थी? मंत्रियों की संख्या बराबर। मंत्रियों की संख्या बराबर, इसका मतलब क्या था? चाहे फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो, चाहे डच भाषा बोलने वाले हो, चाहे जर्मन भाषा बोलने वाले हो, जो केंद्रीय सरकार है उसके अंदर अगर मंत्री 10 हो गए तो 5-5 हो गए दोनों भाषा बोलने वाले समुदाय के। और तभी कोई स्पेशल कानून बन सकता है जब दोनों ही भाषाई समूह क्या होंगे? सहमत होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्षेत्रीय सरकारों को पावर या शक्ति कहेंगे हम। क्षेत्रीय सरकारों को जो है शक्ति कैसे सौंपी गई? केंद्र सरकार ने बहुत सारी शक्तियां क्या कर दी? देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी। वो 2 क्षेत्रीय सरकारें कौन सी थी? जो एक फ्लेमिश एरिया में रहती थी, दूसरी कौन सी में थी? ब्लोनिया क्षेत्र के अंदर जो है। तो राज्य सरकारें जो है किसके अधीन नहीं थी? केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। राज्य सरकारें क्या थी? अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना विकास करने में स्वतंत्र थी। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण जो मॉडल है वो है ब्रुसेल्स का। किसका है? ब्रुसेल्स का जो मॉडल था वहां पर उन्होंने कहा कि जो राजधानी है वहां पर फ्रेंच लोग ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या किया गया? अलग सरकार बनाएगी। और फ्रेंच भाषी लोगों ने क्या किया? ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में भी बराबरी का प्रतिनिधित्व क्या कर लिया था? स्वीकार। क्यों कर लिया? क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर तो फ्रेंच लोगों की संख्या थी 80%, जबकि केंद्रीय सरकार अगर हम उसको देखें बेल्जियम की, तो इनकी संख्या कितनी पड़ती थी वहां पर? करीबन 40%। तो जब केंद्र के अंदर इस बात को किसने मान लिया? डच भाषा बोलने वालों ने। तो ब्रुसेल्स में किसने मान लिया? फ्रेंच भाषा बोलने वालों ने। उसके बाद नंबर 4 पे आता है फिर सामुदायिक सरकार। चौथी इन्होंने क्या बनाई? सामुदायिक सरकार बनाई। और ये सामुदायिक सरकार क्या थी? केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार काम करने लगी, जिसको क्या बोला गया था? सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाली, यानी कि डच अपना अलग करते थे, फ्रेंच अपना अलग करते थे, और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग अलग करते थे। यानी कि डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को क्या कर सकते थे? चुन सकते थे, पूरे ब्रुसेल्स में कहीं भी रहते हो। तो इस प्रकार सरकार ने क्या किया? संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसको दे दिया? सामुदायिक सरकार को। यानी कि ये 4 प्रकार के जो है बेल्जियम ने मॉडल अपनाए। और इसलिए ये जो मॉडल है बड़ा जटिल लगता है, निश्चित रूप से जटिल है खुद बेल्जियम के रहने वालों के लिए भी।
पर यह व्यवस्था बहुत सफल रही। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, यहां पर गृह युद्ध नहीं हुआ, वरना तो यहां पर गृह युद्ध की स्थिति हो जाती और हो सकता था कि बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 भागों में बंट जाता, जबकि वो बटा नहीं। और यूरोपीय देशों ने क्या किया, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, कई बार यह प्रश्न आ जाता है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है, मुख्यालय कहां है, तो कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो आप ये देखिए, यूरोपीय संघ ने बेल्जियम के अंदर जाकर के अपने संघ का क्या बनाया, मुख्यालय। ये इसकी वजह क्या थी, उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि यहाँ के लोग जो हैं, विभिन्न जो जाति है, संस्कृति है, उन सभी को समान महत्व देते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या रहती है, शांति रहती है। तो हमने 2 मॉडल पढ़े, बेल्जियम और श्रीलंका की। इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, दोनों ही देश लोकतांत्रिक थे, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। और इसी वजह से बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने से ही देश की एकता संभव है। और इसी एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी को सहमत हुए। लेकिन श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता को थोपने का काम करेगा तो देश की एकता किसमें पड़ जाएगी, संकट के अंदर पड़ जाएगी। और अगर हमें उससे बचना है तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और आते हैं, उनके ऊपर मैं अंडरलाइन कर देता हूं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जर्मन के अंदर जो है 2 महत्वपूर्ण पार्टियां कौन सी, तो एक तो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी कौन सी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कई बार यह भी आ जाता है जर्मन के अंदर चुनाव कब हुए, 2005 में, और इनमें से किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला। तो यहां पर एक सरकार बनी थी, गठबंधन सरकार। कौन सी सरकार बनी थी, गठबंधन सरकार। और कई बार यह प्रश्न आ जाता है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो मैं ये बता देता हूं, जब चुनाव के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और जब विभिन्न दल अपनी जो है विचारधाराओं को भुला करके एक साथ मिलकर के सरकार का गठन करते तो उसे क्या बोला जाता है, गठबंधन की सरकार बोला जाता है। तो जहां भी बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों को दबाने का अगर प्रयत्न किया है तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है कि सत्ता के अंदर जो साझेदारी है वो की क्यों जाती है, उसका आप हमें रीजन बताइए, हम करते क्यों हैं, सत्ता की जो साझेदारी है वो हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाती है, उसको हम कैसे जो है निपटा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने आए श्रीलंका और बेल्जियम के, तो श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर जो टकराव हुआ, उस टकराव को खत्म करने के लिए सभी भाषा बोलने वाले, सभी संस्कृति वाले, सभी धर्मों और सभी क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सत्ता के अंदर समान महत्व देने के लिए हमें सत्ता को क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। और सत्ता का बंटवारा जो वो क्या करता है, बहुसंख्यकों को बर्बादी करने से रोकता है और अल्पसंख्यकों के हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। इसके साथ साथ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सत्ता के बंटवारे के लिए एक बात और भी पक्ष में कही जा सकती है, और वही ये है कि सत्ता की साझेदारी असल में क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच में सत्ता को क्या किया जाए, बांटा जाए, लोग जो इस ढर्रे के अंदर रहे। इसलिए वैध सरकार वही होती है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से क्या करती है, वो समूह की शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट आते हैं। एक तो होता है युक्तिपरक, एक तो कौन सा होता है, इस समस्या का समाधान है युक्तिपरक। युक्तिपरक में तो क्या होगा, हम जो है क्या करेंगे, किसी भी पहलू के लाभ व हानि, किसी भी पहलू के क्या करेंगे, लाभ व हानि की परख के द्वारा, परख करके क्या करते हैं हम, जब बंटवारा करते हैं तो उसको तो क्या कहा जाता है, युक्तिपरक। तो बेल्जियम के अंदर जो है एक उपाय निकाला गया, जो समस्याएं थी उन्होंने देखा कि भविष्य में ये समस्या आ सकती है, तो उन्होंने युक्तिपरक ढंग से जो है अपनी समस्या को क्या कर लिया, सुलझा लिया। दूसरा होता है नैतिक परख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। नैतिक परख में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा उसके अंतर्भूत महत्व को बताने वाला विचार, महत्व को बताने वाला, वो क्या कहेगा भी सत्ता का अगर हम बंटवारा करते हैं तो नैतिकता के आधार पर किया जाए, जाति या धर्म के आधार पर ना किया जाए। और नैतिकता के आधार पर जब भी करते हैं तो श्रीलंका में नैतिकता के आधार पर किया गया था, लेकिन बहुसंख्यकों ने क्या किया, अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना कर दी। तो नैतिक परख से जो है युक्ति परख को ज्यादा यहां पर क्या ठहराया जाता है, कारगर ठहराया जाता है। तो इन हम 2 तर्कों में से एक को क्या कहते हैं, युक्ति परख, और दूसरे को हमने क्या कहा था, नैतिक तर्क। तो समझदारी वाला जो तर्क होता है वो युक्ति परक होता है,
जबकि नैतिक होता है वो बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को ही क्या करता है, समझाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, सत्ता के साझेदारी के जो रूप है वो कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण जो सत्ता की साझेदारी के जो रूप हैं वो लगभग हमारे पास क्या होते हैं, 4 प्रकार के रूप आते हैं। कितने प्रकार के रूप हैं, 4 प्रकार के। पहला मैं चारों आपको बता देता हूं यहाँ। पहला तो है शासन के विभिन्न अंगों की सत्ता साझेदारी। इसमें हम क्या करेंगे, देश के अंदर जो सत्ता का जो दायरा है वो 3 भागों में बांट लेंगे। अंग का मतलब हो गया 3 भाग। कौन कौन से, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में तो हम क्या करेंगे, जो सरकारी कर्मचारी होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। विधानपालिका क्या होगी, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है वो लोगों के लिए कानून बनाती है। और न्यायपालिका क्या होगी, अगर उन कानूनों को कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा देती है। या फिर कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई मतभेद पैदा हो जाता है तो उसको भी निपटाने का काम कौन करेगी, न्यायपालिका। एक तो होता है सत्ता की साझेदारी का ये मॉडल। दूसरा हमारे पास जो रूप आता है वो आता है सरकार के विभिन्न सत्र। सरकार के विभिन्न सत्र, तो हमारे पास सरकार के 3 सत्र आते हैं। एक तो देश की सरकार होती है, केंद्र सरकार। फिर राज्यों की सरकार होती है, उसको राज्य सरकार बोलते हैं। फिर जो है क्षेत्रीय, जो गांवों के अंदर जो सरकारें बनती हैं या शहरों में बनती है, जिसको क्या बोला जाता है, स्थानीय सरकार। यानी कि जब जो सत्ता का जो पक्ष होता है उसको विभिन्न हिस्सों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। केंद्र स्तर पर अलग सरकार होती है, उसके जो विषय कानून बनाने के अलग होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, उसके कानून बनाने के विषय अलग होते हैं। और स्थानीय जो सरकारें होती हैं वो सबसे नीचे स्तर पर गांव और शहरों में आती है। वो उनके क्षेत्र के अंदर विकास करने का अपने तरीके से क्या करती है, सत्ता का उपयोग करती है। और ये सारी की सारी चीज संविधान के अंदर क्या की गई है, बांटी गई है कि किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होगा। उसके लिए हमारे पास 3 महत्वपूर्ण सूची आती है, केंद्र सूची, दूसरी कौन सी आ जाएगी, राज्य सूची, और तीसरी हमारे पास कौन सी सूची आ जाएगी, समवर्ती सूची। यानी कि ये 3 सूचियां हैं जिसके आधार पर हम सत्ता का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास मॉडल आ जाता है वो होता है सामुदायिक स्तर पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सत्ता का जो बंटवारा होता है विभिन्न समूहों में किया जाएगा। समुदाय में क्या मतलब क्या हो गया, विभिन्न भाषा, विभिन्न धार्मिक समूहों में। तो उसका एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, बेल्जियम में। बेल्जियम के अंदर सामुदायिक सरकार थी और कुछ देशों के संविधान के अंदर या कानून में ये प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर और पिछड़े जो लोग हैं, जो महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में क्या दी जाए, हिस्सेदारी दी जाए। और हमारे देश के अंदर पंचायती जो राज व्यवस्था है वो सामुदायिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए हमने क्या किए हैं, स्थान आरक्षित किए हैं। उसका मुख्य काम क्या है, सत्ता की साझेदारी को हमने क्या करना है, बढ़ाना है। उसके बाद नंबर 4 आता है दबाव समूहों। दबाव समूहों व राजनीतिक दलों के बीच। दबाव समूह है राजनीतिक दलों के बीच। इसमें क्या होगा, सत्ता की जो हिस्सेदारी का एक अन्य रूप है वो क्या होता है, जो दबाव समूह राजनीतिक दलों की जो गतिविधियों के रूप में देखते। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि 2 या 2 से अधिक मिलकर पार्टियां जो है मिलकर के चुनाव लड़ती है और सरकार का गठन करती है। और लोकतंत्र में हम व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, किसानों को, मजदूरों को कई ऐसे हित समूह बनाते हुए देखते हैं जो उनकी हितों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। और सरकार भी क्या करती है, विभिन्न समितियों के अंदर सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये जो समूह होते हैं वो सत्ता में क्या कर लेते हैं, भागीदारी कर लेते हैं। तो हमारे पास सत्ता की जो साझेदारी के वो कितने रूप आते हैं, यहाँ पर 4 रूप आते हैं जो महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो हमारे इस पाठ का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। और आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर जो है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ पर बनते हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है वो है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो मैंने आपको 4 बताए थे, शासन के विभिन्न अंगों की साझेदारी, सरकार के विभिन्न सत्रों की साझेदारी, उसके बाद में सामाजिक और धार्मिक और भाषाई समूह की साझेदारी, और उसके बाद था दबाव समूहों के बीच में साझेदारी।
उसके बाद तीसरा हमारे पास भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण दीजिए। तो सत्ता की साझेदारी का अगर हम उदाहरण देखेंगे तो भारत के अंदर जो 13वीं और 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2019 से लेकर 1999 से 2004 और 2004 से लेकर के 2009, इन दोनों ही चुनाव के अंदर किसी भी दल को जो है, राजनीतिक दल को जो है एक वो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसलिए दोनों ही समय के अंदर जो है विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिलकर के देश के अंदर सरकार बनाई। और जब 1999 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, वो उस सरकार के अंदर एनडीए था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, मैं बता देता हूं आपको। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। उसके बाद जो सरकार बनी थी उसका नाम था यूपीए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रकार के हमने आपको बताए थे, युक्तिपरक और नैतिक। तो जो युक्तिपरक होता है, ये विचारधारा वाले विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं राष्ट्रीय सेवा में पूरा लाभ देने के लिए। ये दल क्या करते हैं, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से अगर अलग हो जाएंगे तो देश में अलगाव हो जाएगा। तो युक्तिपरक में तो हम क्या करते हैं, विभिन्न समुदायों को जोड़ देते हैं। नैतिक परक में हम क्या करते हैं, जब चुनाव के अंदर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो हम अन्य पार्टियों के साथ समझौता करके वहां पर क्या करते हैं, सरकार का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद में इस अध्याय के अंदर हमने 2-3 छात्रों के बारे में पढ़ा था, थम्मन, मथाई और ओसेप, और उनके आधार पर हम ये मानते हैं कि समाज के अंदर सत्ता की जो साझेदारी है उसकी ज़रूरत है, चाहे वो समाज छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। यदि समाज की सत्ता में कुछ ही लोगों के हाथ में निहित होगी तो अन्य लोग उपेक्षित क्या करना शुरू कर देते हैं, महसूस करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। इस पाठ के अंदर आए हुए सभी प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।